जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं। मैं डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल की तरह ही आज हम एक बहुत विशेष बात आपके साथ करने आए हैं और निश्चित रूप से आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके सुझावों पर आधारित हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बातें ले सकें और इसके साथ में ये भी हमारा प्रयास रहता है कि जिन बिंदुओं को समसामयिक विषय के रूप में आवश्यक समझें उनकी भी चर्चा करें। मित्रों, कुछ ही समय पहले हमारे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा जो उत्सव है उसका महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है और आपको भी पता है कि ये उत्सव हमारे देश का लोकसभा चुनाव था। मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारे साथ आपका जुड़ाव जोरदार और जीवंत हो सके। हमारे लोकतंत्र में दो तीन बातें बड़ी सुंदर हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका प्रावधान रखा है। निर्माताओं शब्द इसलिए कहा है मित्रों क्योंकि हमारा संविधान किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है। एक पूरा दल था, मंडल था, एक समिति थी जिसने मिलकर ये सारे प्रावधान तय किए और फिर उन प्रावधानों को संविधान के रूप में स्वीकृत करके लागू किया गया। तो किसी एक व्यक्ति विशेष को संविधान के निर्माण का श्रेय देना अन्य महान विभूतियों के प्रति घोर अन्याय होगा और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, हमारे संविधान में ये तय किया गया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष में जो सबसे बड़ा दल होगा उस दल के द्वारा चुने गए अपने मुखिया को, संसदीय दल का जो विधिवत प्रावधान है उसके मुखिया को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। हालांकि मावलंकर प्रावधान के अंतर्गत उसमें बाद में ये व्यवस्था दे दी गई, संविधान में तो नहीं है लेकिन मावलंकर प्रावधान को एक परंपरा के रूप में स्वीकृत किया गया है और वो ये कि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए संबंधित जो दल है उसके पास न्यूनतम 10% लोकसभा सीटें होनी चाहिए और अगर एक से अधिक दल ऐसा होते हैं तो फिर उनमें जो सबसे बड़ा दल है उसे प्रमुख विपक्षी दल और उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। 10 वर्षों के उपरांत भारतीय संसद के हाउस यानी कि सदन, लोकसभा जो कि निचला सदन माना जाता है, ऊपर का सदन माना जाता है राज्यसभा, तो लोकसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद विधिवत मिला है। कांग्रेस पार्टी के पास में 100 सीटें यानी कि 10% के प्रावधान से लगभग दुगुनी सीटें। इस कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनकर प्रस्तावित किए गए राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है और ये बहुत बड़ा दर्जा होता है। कल हमने इसके बारे में बात की थी। अब मित्रों, रोचक बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, कि उनके सामने कोई नेता प्रतिपक्ष है विधिवत। अनौपचारिक रूप से तो जो भी बड़ा दल था उसका, जैसे कांग्रेस रहा है दोनों बार, तो उसका जो नेता है संसदीय दल का वो हो जाता है अपने आप में ही प्रमुख विपक्षी नेता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अलग है, वो विधिवत संवैधानिक पद है। तो अब एक रोचक बात ये सामने आ रही है कि भाई ऐसे में राहुल गांधी इधर तो प्रतिपक्ष का नेतृत्व विधिवत करेंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है भाई, मामूली बात नहीं होती है, और कई बड़े राष्ट्रीय महत्व के निर्णयों में प्रधानमंत्री के साथ में नेता प्रतिपक्ष की विधिवत भूमिका तय है हमारे संविधान में। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब रोचक बात क्या है, जिज्ञासा समस्त देशवासियों के मन में ये है कि भाई ये दोनों जो हैं एक कैसा प्रदर्शन करेंगे। बोलचाल की सहज भाषा में ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी, अब दिन दोनों में किसका प्रदर्शन तगड़ा रहेगा, कौन भारी रहेगा। हमने उसी बात को थोड़ा दूसरे शब्दों में ढाला है और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी बनाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्सेज
राहुल गांधी, कौन पड़ेगा भारी? होता है ना, एक सत्ता पक्ष का नेतृत्व करता है, दूसरा प्रतिपक्ष का नेतृत्व करता है, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा तो बनती है कि भाई इन दोनों में किसका प्रदर्शन भारी रहेगा। लेकिन उससे पहले हम जरा ये बात कर ले कि कहां भारी रहेगा लोकसभा में, कौन सी लोकसभा में? 18वीं लोकसभा में। क्योंकि देखिए, इन दोनों के अंक तो अपनी अपनी जगह चलेंगे, लेकिन पिछली लोकसभा 17वीं थी, उससे पहली लोकसभा 16वीं थी। अब होता क्या है, होता ये है कि अभी 18वीं है, तो हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा के लिए। हालांकि कल के अपने लाइव वीडियो में इसके अलावा अन्य पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि जुलाई 25 से मार्च 27 और अधिकतम सितंबर 27 के बीच में इस देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। ठीक है, हाँ बात तो बड़ी है, लेकिन जो गणना में आ रहा हम वही कह रहे हैं। कारण क्या रहेगा वो हम अन्य वीडियो में बात कर चुके हैं कि वो एक आकस्मिकता रहेगी, चाहे वो संवैधानिक आकस्मिकता हो, चाहे वो लोकतांत्रिक आकस्मिकता हो, चाहे वो राजनीतिक आकस्मिकता हो, चाहे वो भौतिक आकस्मिकता हो, चाहे वो सांसारिक आकस्मिकता हो, या कोई अन्य कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्हीं में से कोई एक कारण हमें लगता है। तो खैर, अब होगा क्या कि उस समय जो मध्यावधि चुनाव जैसे माहौल की निर्मित हो रही है, मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, या मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति होती है प्रधानमंत्री बदल जाता है, ऐसा तो हो सकता है। मध्यावधि चुनाव हो जाए तो लोकसभा जो है 18वीं, इसकी उम्र 5 साल नहीं होगी, और अगर पूरा हुआ क्षमा कीजिए, तो इसका कार्यकाल 2029 तक चलेगा। अब हमें ये जानने के लिए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों में से किसका प्रदर्शन लोकसभा में धाकड़ रहेगा, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब 18वीं लोकसभा के अंकों के साथ गणना करेंगे, दोनों के अंकों की तुलना करेंगे, फिर जिसका पलड़ा भारी रहेगा हम उसके बारे में कहेंगे कि ये व्यक्ति भारी रहेगा। ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि प्रधानमंत्री पद पर कोई व्यक्ति है या मुख्यमंत्री पद पर कोई व्यक्ति है तो वो भारी रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मनमोहन सिंह जी के समय हमने देखा, मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी भारी पड़ रहे थे, और दूसरे कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी भारी पड़ रही थी, मनमोहन सिंह जी भारी नहीं पड़ रहे थे। लेकिन देखते हैं आकलन वो क्या मिलता है। तो नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो लगभग 99% ज्योतिषियों के पास तो इनकी वास्तविक जन्म दिनांक है ही नहीं। वो बेचारे सारे इधर उधर भाग रहे, 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950 ये हाँक लगाते हुए, और तमाम तरह की भविष्यवाणी करते जा रहे हैं, लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। उनके पास सही जन्म दिनांक ही नहीं है, वो कहां से कर रहे हैं भविष्यवाणी मोदी जी के बारे में। यही वो लोग हैं जो 2014 में कह रहे थे कि 25 वर्षों तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री देश के। अब वो खुद ही मानने लगे हैं कि 2-3 साल में नरेंद्र मोदी जी, 2-3-4 साल, लेकिन इस लोकसभा में ये या अंतिम लोकसभा है, इनका कार्यकाल जो है राजनीतिक करियर पूरा हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए है कि क्योंकि देखिए अब जो मूल मामला ये है कि जब तक वास्तविक गणना जो है आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास वास्तविक जन्म दिनांक हो। 29 अगस्त 1949। अच्छा, एक बात और है, हम बार बार नरेंद्र मोदी करते, लेकिन मोदी जी ने जो शपथ ली है प्रधानमंत्री पद के रूप में वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और हमें आज भी याद है कि हमने जालंधर में, पंजाब के जालंधर शहर में दिसंबर में एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, और दिसंबर कौन सा था, वो दिसंबर था 2008 का, जिसमें हमने व्याख्यान में कहा था, वो प्रेस कवरेज हमारे पास आज तक सुरक्षित है, कि नरेंद्र मोदी को अपना पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विरोधाभास ये पैदा हुआ है कि इन्होंने शपथ तो लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से, लेकिन इनके हस्ताक्षर चलते हैं और इनका जो नाम चलता हुआ नरेंद्र मोदी। आप इस बात को यूं कन्फर्म कर सकते हैं कि जो सरकारी पत्र जारी होते हैं उसमें भी इनका नाम नरेंद्र मोदी होता है, हस्ताक्षर भी उसी नाम से होते हैं। हम हस्ताक्षर की बजाय नाम को प्राथमिकता देते हैं, और नाम को प्राथमिकता देते हैं तो नरेंद्र मोदी के जो नाम के अंक बने हैं वो बने हैं 5। उससे पहले हम बात कर लें कि नरेंद्र मोदी जी के मूलांक 2 बना है, भाग्यांक 6 बना है, लेकिन 2 में एक ध्यान रखिएगा, 2 29 से बना है, और 29 में जो 9 है वो 2 का विरोधी है, 2 परिवार का होता है, दाम्पत्य का होता है।
परिवार का होता है, पार्टी का होता है, गठबंधन का भी होता है। और 9 उसका विरोधी है, 9 मंगल का है, राजनीति का है, लड़ाई भिड़ाई का है, विजेता का है, वो 2 का विरोधी है। तो यह गठबंधन के अंक खराब हो गए। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते जो है वो क्या करे, वो ये करे कि गठबंधन के साथ सरकार चलाए। भाई आपका वास्तविक नाम तो ये नहीं है, सन ऑफ वासुदेव, पता नहीं आपका क्या नाम है, लेकिन आपका कहना है कि एक व्यक्ति का पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी इतनी गलतियां नहीं कर सकता, 8-10 लोगों ने मिलकर की गलती। भाई आप हैं कौन? सबसे पहले तो आप जैसे घटिया और नीच लोगों को जो है ना, वो क्या करना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग जो है ना वो कलंक हैं, वो कलंक हैं आप जैसे लोग। और ऐसे घटिया लोग जो होते हैं ना, उनको यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे घटिया जो अपने माँ बाप के द्वारा पैदा करके दिए गए संस्कार के नाम पर गंदगी का प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं इनको लात मारकर भगाना ही सही रहता है, क्योंकि इन लोगों का और कुछ काम नहीं होता। दूसरों के यहाँ जाओ और दूसरों के वीडियो पर या पोस्ट पर गंदगी फैलाओ। ये अपने अपने संस्कार हैं, ये अपने अपने संस्कार हैं, इसीलिए इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। भाग्यांक नरेंद्र मोदी का 6 है। अब देखिए 29 में जो 2 बना है, 6 उसका तो मित्र है, लेकिन 29 में जो 2 के साथ में 9 बैठा है वो इस 6 का विरोधी और 6 उसका विरोधी है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें नामांक की, तो ये नामांक 5 जो है ये इनके 29 के 2 का तो परम मित्र है, लेकिन 9 का घोर विरोधी है और 9 इसका विरोधी है। मासांक 6 है, वो भाग्यांक 6 में हम ये बात कर चुके हैं। और वर्षांक 8 की अगर हम बात करें, तो वर्षांक 8 जो है ये इनके मूलांक 2 और 29 में जो 2 के साथ 9 बैठा है, ये दोनों का मित्र है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का मूलांक 1 है और भाग्यांक नरेंद्र मोदी जी की तरह राहुल गांधी का भी 6 है और नामांक जो है वो 9 बना है और ये बना है 36 से, ये चर्चा हम कल कर चुके हैं। उसके बाद में मासांक की बात करें तो मासांक राहुल गांधी का 6 है, नरेंद्र मोदी का 8 है, ठीक है। वर्षांक की बात करें तो राहुल गांधी का वर्षांक है वो 8 है, नरेंद्र मोदी का 5 है। और जो जन्म का चलित अंक है वो दोनों का ही 5 है, बुध है, समान है। हाँ, इतना अवश्य है कि राहुल गांधी का जो है वो अंक 5 धनात्मक है और नरेंद्र मोदी जी का अंक 5 ऋणात्मक है। राशियों में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की सूर्य राशि मिथुन है और नरेंद्र मोदी की सूर्य राशि कन्या है और ये दोनों आपस में मित्र राशियां है ना। अब लोकसभा अंक 9 के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी के यहाँ पर जो मूलांक 1 है, ये मूलांक 1 लोकसभा अंक 9 के साथ तो समयुति बनाता है, न प्लस न माइनस। लेकिन जो 18वीं लोकसभा है उस 18 के 1 के साथ तो 2+2+ बनाता है, प्रबल मित्र युति। लेकिन 8 के साथ में 2-2- यानी कि प्रबल विरोधी युति बनाता है। तो 1 से जो लाभ पहुंचा 8 से वो सीधे सीधे हानि हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो 6 है राहुल गांधी का भाग्यांक 6, ये नरेंद्र मोदी के भाग्यांक 6 के समान ही इसका विरोधी है लोकसभा अंक का। फिर राहुल गांधी के यहाँ पर जो नामांक 9 है वो लोकसभा अंक का समर्थक है। और उसके बाद अगर बात करें तो राहुल गांधी के यहाँ जन्म का वर्ष 8 है, तो ये लोकसभा अंक 9 का पक्षधर है, समर्थक है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो वर्षांक 5 है वो विरोधी है लोकसभा अंक का। उसके बाद में चलित अंकों की बात करें तो दोनों के 5 है और दोनों लोकसभा अंक के घोर विरोधी और लोकसभा अंक इनका विरोधी है, ठीक है। अब राशि दोनों की, सूर्य राशि जो है वो मित्र राशि है, समान अंक के कारण।
तो कुल मिलाकर ये जो मामला बना है ना, इस मामले में क्या बना है कि अब आपस में देखें तो नरेंद्र मोदी का मूलांक 2, राहुल गांधी के मूलांक 1 का परम मित्र है। भाग्यांक दोनों का 1 है, नामांक दोनों का घोर विरोधी है। राहुल गांधी का जो नामांक है वो नरेंद्र मोदी के नामांक का विरोधी है और नरेंद्र मोदी का नामांक राहुल गांधी के नामांक का घोर विरोधी है। उसके बाद में दोनों के वर्षांक में विरोधी युति है, जन्म का वर्षांक, ठीक है। इसलिए ये होना चाहिए कि ऐसे तुलनात्मक स्तर पर जो विरोधी अंक है वो ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। अगर दोनों की बात करेंगे तो देखिए, राहुल गांधी के 29 है और नरेंद्र मोदी के 29 और राहुल गांधी के 19 है। तो मंगल दोनों के यहाँ बैठा है, मंगल दोनों के यहाँ बैठा है, लेकिन राहुल गांधी के 1 के साथ मंगल बैठा है, 1 और 9, और नरेंद्र मोदी के 2 और 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी का जो मामला है वो इनके जन्म के वर्षांक के कारण, और दूसरा चलित की राशि, और खैर ये तो दोनों के समान है। दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी के जो नामांक है वो जन्म का वर्षांक और चलित अंक तीनों समान है, और ये है 5। अब ये 5 जो है 9 का तो विरोधी है, लेकिन 18 में जो अंक 1 है, 1 और 8, उस 1 का ये 5 का अंक क्या है, प्रबल मित्र है, और 1 5 का मित्र है ना। ऐसी अवस्था में हम क्या देखेंगे कि मामला जो है वो पड़ रहा है तकरीबन 65% के आसपास जा रहा है नरेंद्र मोदी के पक्ष में। तो 60 से 65 भी मान सकते हैं, थोड़ा 65 से 2-4% ज्यादा भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सही ऐसी तराजू है नहीं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो है उनका मामला पड़ रहा है 35% के आसपास। ये 30 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। ये अवस्था जो है दोनों के बीच की, आप इसे यूं मानकर चलिए कि इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की अवस्था जो है वो भारी तो पड़ेगी, ठीक है। अब असल बात क्या है, असल बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जब भी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो अपने आप में प्रखर होता है लेकिन तीखा होता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो है ना, जैसे संसद में इनका ये बयान भी आया था कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसे, है ना, और भी तीक्ष्ण बयान, तीखे बयान आते हैं। तो ये जो बयान है ये असल में क्या है, ये वो प्रखरता और तीखी प्रखरता को बताते हैं, ठीक है। अब उसमें एक बात और है, वो है कि इस 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी का जो मामला है, क्योंकि 18 में 9 का अंक है, ये 9 वही है जो 29 में 2 का अंक है उसके साथ में आया है। और हमने शुरू में ही कहा था कि ये गठबंधन के खराब अंक हैं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ तो सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से टकराते रहेंगे, जूझते रहेंगे, और राहुल गांधी के बारे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने कल कहा हुआ अपने लाइव में कि वे तेज हमले बोलेंगे, तीखे हमले बोलेंगे सरकार पर, इस बार एक नए रूप में दिखेंगे। और कई बार जो है उनका बृहस्पति खराब होने के कारण वो ऐसे बयान भी दे देंगे कि संसद में हो हल्ला, शोरगुल, कार्यवाही बाधित हो गई, कार्यवाही 2-4 दिन पहले ही स्थगित हो गया संसद, ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर तो भारी पड़ेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके अंकों में ऐसा व्यक्तित्व दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है बीच बीच में उखड़ते रहेंगे। इस बार उनके लिए राहुल गांधी परेशानी का सबब बनेंगे, संसद चलाने में भी और सरकार का घेराव करने में भी। तो इसलिए ये बात तो ठीक है कि अगर हाँ या ना में जवाब दिया जाए कि भाई ज्योतिष के हिसाब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कौन भारी पड़ेगा, अगर इतनी ही बात करनी हो तो बहुत सीधी सी बात यह है कि नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में भारी पड़ते आए हैं कि सामने सपाट मैदान है। ऐसा नहीं है, इस बार राहुल गांधी के जो 18वीं लोकसभा में अंक हैं वे तीखे हैं, चुभने वाले हैं। तो 35-40% होकर भी वे कम से कम सरकार या नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब तो बनेंगे। तो मित्रों, हमारे ज्योतिषीय आकलन से तो ये मामला बैठ रहा है।
अब आपके अनुसार ज्योतिषीय न सही, लेकिन आपका वैसे ही जो क्या मन करता है कि भाई क्या सोचते हैं आप, कौन भारी पड़ सकता है, तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट पोल डालेंगे, आप वहाँ आइएगा और अपना मत दीजिएगा। जो आपको विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे उन विकल्पों के हिसाब से आप अपना जो है वो दीजिएगा, और उसके बाद में आपकी भी राय जो है वो ज्योतिषीय न सही, सांसारिक राजनीतिक सही, उसका भी शुमार करेंगे। और हाँ, विदा लेने से पहले एक निवेदन फिर कर दें कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ हमारा जुड़ाव जोरदार और जीवंत रह सके। और मित्रों, एक और आपसे निवेदन करें कि अभी एक कोई अघोषित व्यक्ति है, सन ऑफ वासुदेव, पता नहीं है किसका सन है, कैसा सन है भी कि नहीं किसी एक का। तो ये जो व्यक्ति है, ये किसका सन है भगवान जाने, इसने घटिया और मर्यादाहीन टिप्पणी की है। हम आपको निवेदन करें कि पिछले कुछ 2-2.5 साल में हम 8 लोगों के खिलाफ यूट्यूब से उनके अकाउंट बंद करवा चुके हैं और पुलिसिय और अदालती कार्यवाही करवा चुके हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवा चुके हैं। और ये जो भी किसी का सन है, ये वासुदेव क्या है, जो भी किसी का है, जिस किसी का भी सन है ये, तो इसके समेत सभी से कह देते हैं कि यहाँ अगर मर्यादाहीन टिप्पणी करेंगे तो हम कानूनी और पुलिसिया कार्यवाही करवाएंगे। ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी मर्यादा का हनन होता है। और मानहानि का दावा हमने पहले भी ठोका है जिसने ऐसा किया है, और अभी भी करेंगे। इसलिए यहाँ आइए, हमने कमेंट बॉक्स खुला रखा हुआ है, लेकिन मर्यादा में रहकर टिप्पणी कीजिए। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।